गाइस वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर मैगजीन जनवरी 2025, जिसमें आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पार्ट करेंगे। तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। पिछला जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का वीडियो ऑलरेडी तैयार है, पिछले 2-2.5 साल से सारी प्लेलिस्ट तैयार है। तो जो भी बच्चे करंट अफेयर्स को लेके बहुत एंजाइटी में रहते हैं, तो वो हमारे चैनल को ज़रूर फोकस करें, उस पर आइए और सब्सक्राइब कीजिए और देखिए यहाँ पर कितना क्रक्स तरीके से पढ़ाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप आराम से अपने करंट अफेयर्स की मदद से अपने प्रीलिम्स के बड़े बड़े पेपर्स को निकाल सकते हैं। तो आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस में चलते हैं, जिसका पहला ही टॉपिक है यूएसए की प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स को लेकर। आपको पता ही है अमेरिका में अभी जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज ये आया है कि वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, तो उनके आते ही कुछ प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स उठाए हैं उन्होंने, क्योंकि बीइंग अ बिजनेसमैन वो भी एक हैं, तो उस हिसाब से ही इकॉनमी को रन करेंगे। तो उन्होंने बोला कि अमेरिका की फ़र्स्ट पॉलिसी को उन्होंने सबसे ज़्यादा उस पर डिसाइड किया कि उसको हम सबसे ज़्यादा अपहोल्ड करेंगे, और टू एग्जिट टू फ्रॉम की ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से उन्होंने कहा कि वो एग्जिट करेंगे, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, पेरिस अग्रीमेंट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। तो उन्होंने साफ तरीके से बोला कि अमेरिका की फ़र्स्ट पॉलिसी में हम इनकी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से बाहर निकल रहे हैं। तो वो कौन कौन से हैं? पेरिस अग्रीमेंट है 2015 वाला, ठीक है, जिसमें हमने काफ़ी चर्चाएं की थी ना पेरिस अग्रीमेंट से रिलेटेड, कि वहाँ पर हमने कस्में वादे खाए थे कि किस तरह से हम एनवायरनमेंट के चेंज को बचाएंगे, कार्बन इमिशंस कम करेंगे। ऐसे ही WHO और ICC से भी निकला है। आपको क्वेश्चन मैं देना चाहूँगी कि WHO का हेडक्वार्टर्स आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। सेकंड, आपको बताना है कि ICC का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, ठीक है। ये आप दो क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। न्यूज़ में समझते हुए समझते हैं कि यूएसए ने अर्लियर भी पहले भी ये बात रखी थी, ठीक है, पेरिस अग्रीमेंट से एग्जिट करने की 2017 में, फिर 2021 में रीजॉइन कर लिया था। ऐसे ही विड्रॉल WHO से 2020 में हुआ, फिर वापस से उन्होंने रिवर्स किया, 2021 में वापस आए। तो यूएसए इज इंगेज इन अ टैरिफ वॉर। आप सभी जानते हो टैरिफ मतलब टैक्स वॉर से बहुत ज़्यादा इंगेज है। बहुत ज़्यादा यूएसए की परेशानी है इस समय कि वो इम्पोर्ट से जो पैसे से हाई टैरिफ लग जाते हैं, हाई टैक्स लग जाते हैं, जिनमें उनको बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट फेस करने का पड़ रहा है। इस वजह से यूएसए की इकॉनमी पे बहुत धक्का पहुंचता है। मतलब वो इसी बात को लेके बहुत परेशान है कि ट्रेड सरप्लस कंट्रीज जो होती हैं वो ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस नहीं करती हैं यूएसए के लिए, जिसकी वजह से यूएस को बहुत ज़्यादा टैरिफ देना पड़ता है। 2023 की बात करें तो यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट था वो $1.05 ट्रिलियन था, 4 कंट्रीज़ के साथ, चाइना, मैक्सिको, कनाडा, EU के साथ। 80% ट्रेड डेफिसिट यूएसए का इन कंट्रीज़ के साथ चल रहा है। आप समझ रहे हैं? तो इन 4 कंट्रीज़ ने बहुत यूएसए परेशान है कि भाई इतना ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इंपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, एक्सपोर्ट उतना नहीं पड़ता है हमें, समझ रहे हो, उतना प्रॉफिट नहीं दे पा रहा है, तो ट्रेड डेफिसिट हो गया है। तो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर के तौर पर अभी अमेरिका की इकॉनमी को बेनिफिट हो, इसीलिए इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात को ज़्यादातर रखा जा रहा है। अब हम समझते हैं कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्या होता है। अभी तो हमने एक नॉर्मल नेशनलिज्म पढ़ा था कि नेशनलिज्म का मतलब राष्ट्रीयता वाला पढ़ा था हमने पार्ट। अब हम समझते हैं कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्या होता है, यानी कि ऐसी पॉलिटिकल और ऐसी इकोनॉमिक फिलॉसफी जिसमें हम फेवर करते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवीन करे इकॉनमी के अंदर, और जो स्टेट है वो नेशन के इंटरेस्ट पे वर्क करे, यानी उसमें हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं लेबर को, गुड्स को, कैपिटल मूवमेंट्स को, है ना। तो इकोनॉमिक नेशनलिस्ट बेसिकली प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ को सपोर्ट करता है, जैसे टैरिफ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, सब्सिडी कहाँ पे लगानी है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को कैसे फॉरेन कंपटीशन से बचाना है। इकोनॉमिक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट गाइस याद रखना, ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे 1930s में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, 2008 और 9 में भी, तब भी इस टर्म को बहुत यूज़ किया गया था, और उस समय भी इंक्रीज किया गया था इकोनॉमिक नेशनलिज्म, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, आपको ज़रूर पता होनी चाहिए कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्या होता है। उसके बाद ये कह रहा है कि बहुत सारी ऐसी प्रीवियस भी प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स यूएसए ने पहले भी ले रखे हैं, चाहे वो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से बाहर निकलने की बात हो, यूनेस्को से बाहर निकलने की बात हो, फिर रीजॉइन उन्होंने 2023 में किया, फिर ऐसे ही हमारा ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है, वहाँ से भी 2017 में विड्रॉल हुए थे। ऐसे ही WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट
डिसफंक्शनल कर लिया था, नाफ्टा की बात की, उसको 2020 में टर्मिनेट ही कर दिया था। तो प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है ऐसी पॉलिसी जहाँ पे सरकार यानी कि जो गवर्नमेंट है वो डेवलपिंग और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करती है फॉरेन कॉम्पिटिटर्स से। तो प्रोटेक्शनिज्म के तरीके होते हैं, टैरिफ लगा दो, कोटा सेट कर दो सब्सिडीज़ के फॉर्म में। टैरिफ का मतलब है टैक्स ड्यूटीज़ लगाना इम्पोर्ट्स पे, कोटास लगाना, रिस्ट्रिक्शन लगाना यानी वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट पर, सब्सिडी यानी नेगेटिव टैक्सेस लगाना डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए। अब आपको ये समझना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव टैक्सेस का मतलब क्या होता है। देखो, इकोनॉमी के सारे टर्म्स भी आपको पता होने चाहिए, तभी आप इंटरनेशनल रिलेशंस को भी इंजॉय कर पाओगे। नेगेटिव टैक्सेस का मतलब होता है गाइस, इकोनॉमिक्स में एक नेगेटिव इनकम टैक्स एक सिस्टम है जहाँ पे ना ये डायरेक्शन जहाँ पे टैक्स को पे किया जाता है उसको रिवर्स किया जाता है फॉर इनकम बिलो सर्टेन लेवल। यानी अर्नर अगर अबव द लेवल पे मनी अब कर रहा है ना, तो उसको फिर क्या करा जाता है, वाइल अर्नर बिलो इट रिसीव मनी, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। यानी कि इफ़ यू अर्न लेस तो आपके लिए एक सेट अमाउंट है, गवर्नमेंट एक्चुअली गिव्स यू मनी टू हेल्प अप टॉप अप टू योर इनकम से टॉप पर आने की कोशिश करती है। जैसे 50,000 इनकम है, गवर्नमेंट चाहती है आप 1 लाख तक आओ, तो वो जो सेट क्राइटेरिया उस कैटेगरी में सरकार जो होती है वो नेगेटिव टैक्स लगाती है। ठीक है, तो याद रखना व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव इनकम टैक्स। तो यहाँ पर नेगेटिव इनकम टैक्स का मतलब ही होता है कि ऐसा डिवाइस जिसमें आप पॉवर्टी गैप को रिड्यूस करना चाहते हो, इसीलिए लोएस्ट इनकम क्लासेस को आप क्या करते हो, उनको हेल्प कर देते हो इनकम के रिलेटेड में। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर में ध्यान में रखना है कि नेगेटिव इनकम क्या होती है। ठीक है, तो वो भी सब्सिडीज़ के द्वारा ही हेल्प की जाती है। अब प्रोटेक्शनिज्म लगाने के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। समझते हैं क्या एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेज है इससे लोकल इंडस्ट्री प्रमोट होगी, क्योंकि आपने क्या करा, अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज कर दे। तो जैसे छोटे छोटे जो एमएसएमई होती हैं आपकी, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, उनको बहुत मदद मिल जाती है। फिर उसके बाद ना इससे क्या होगा, आपका ट्रेड बैलेंस रहेगा। ट्रेड बैलेंस रहेगा तो जो आपकी कई कंट्री से, चाइना हमारे देश में क्या करता है, चीप जो गुड्स होते हैं ना जिनको सस्ते, उनको डंप कर देता है हमारी कंट्री में लाके, अपनी कंट्री में अच्छे अच्छे यूज़ करेंगे, और हमारी कंट्रीज़ में ये ऐसे करते हैं, डंप होने से बचाएगा। फिर हायर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोकल वर्कफोर्स के लिए क्रिएट करेगा, इक्विटेबल कॉम्पिटिटिवनेस क्रिएट करेगा। इसका ही डिसएडवांटेज भी है, इससे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैम्पर होती है। जब आप डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को कोई इंसेंटिव नहीं दोगे इनोवेट करने का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का, तो ग्लोबल कंपटीशन रुक जाएगा। फिर इससे कंज्यूमर जो होता है उसको भी बहुत ज़्यादा मार्केट का एक्सेस नहीं मिलेगा, तो उसकी चॉइस रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। फिर इससे हो सकता है डिसएडवांटेज प्रोटेक्शनिज्म लगाने से कि आपका मिस एलोकेशन हो रिसोर्सेज का भी, मिस एलोकेशन भी रिसोर्सेज का हो सकता है। यानी कि एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन एंड लेबर ड्यू टू लैक ऑफ मेजर ऑफ इनोवेशन ना होने की वजह से प्रोडक्शन और लेबर में भी, एफिशिएंसी में भी अफेक्ट पड़ सकता है। फिर तो यहाँ पर ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि इनइफेक्टिवनेस होता है टैरिफ्स में। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को लॉन्ग टर्म में बहुत हार्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो पीछे हो जाते हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ उनका कोई कनेक्शन ही नहीं टूटता। तो आप ग्लोबलाइजेशन पे भी अफेक्ट डालने की कोशिश कर रहे हो। अब ऐसे ही यहाँ पर पोटेंशियल इम्पैक्ट डाले हैं कि जो भी यूएस ने इस वक्त फैसला लिया है ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आने का, चाहे वो पेरिस एग्रीमेंट हो, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, है ना, या आईसीसी से बाहर निकलने की बात की गई है, तो उस पर मल्टीलेटरिज्म यानी कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, समझते हैं। अब देखो, जब ऐसा यूएस जैसी इतनी पावरफुल कंट्री भी जब एग्जिट कर जाएगी इतने इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन से, तो उससे क्या होगा, ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्डर वीकन होगा। यानी यूएसए का जो सॉवरेनिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, एक्सेलरेट द वीकनिंग ऑफ नॉर्मेटिव अथॉरिटी ऑफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस। यानी सॉवरेनिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है कि मल्टीलेटरल ट्रीटीज इससे नहीं होंगी, क्योंकि यूएसए जैसी इंटरनेशनल लॉ को इतना फॉलो करने वाले ही बेसिकली क्या कर रहे हैं, यूएसए जैसी जब पावरफुल कंट्री ही जब नहीं रहेगी तो फिर नॉर्मेटिव अथॉरिटी सारी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो सोवेनिस्ट व्यू जो इंटरनेशनल लॉ का है वो ये एज्यूम करके चलता है कि मल्टीलेटरल ट्रीटीज रिस्ट्रिक्ट अ कंट्री सॉवरेन अथॉरिटी। समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर ये भी एक बात आ रही है कि ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्डर बहुत ज़्यादा वीकन हो सकता है, क्योंकि देखो जब भी कोई इंटरनेशनल लॉ बनता है ना, तो उसमें ये एज्यूम किया जाता है, मान ही लिया जाता है कि सॉवरेन अथॉरिटी किसी की भी नहीं है। अब एक तरह से यूएसए की सॉवरेनिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी एक्सेलरेट करेगा। और भी कंट्री सोच सकती हैं कि जब यूएसए जैसी इतनी पावरफुल कंट्री नहीं है तो हम क्यों यहाँ रहें,
तो ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्डर को इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने लग जाएगा। इससे ग्लोबल रिसर्च पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जब यूएसए ही नेगोशिएशन नहीं करेगा डब्ल्यूएचओ के पैंडेमिक अग्रीमेंट से, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस की अमेंडमेंट ही नहीं होंगी, तो फिर क्या होगा। इतना बड़ा डिजीज़ आजकल आपको पता है कुछ भी हो सकता है। वैक्सीन डेवलपमेंट की बात होती है, क्रिटिकल ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम्स की बात होती है, वो सब भी फेल हो सकता है अगर यूएसए ने नेगोशिएशन सीज कर दिए तो। फिर फंडिंग की बात आती है। आप सोचिए, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को सबसे बड़ा बात है पैसा कौन देता है। हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। जब पैसा ही इन इंस्टीट्यूशंस को नहीं मिलेगा तो ये खाक डेवलपमेंट करेंगी, खाक इमरजेंसी वर्क्स करेंगी। यूएसए ने हिस्टोरिकली सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 15.6% सोचो आप कंट्रीब्यूट करता है। आप सोचो यूएसए की वजह से ही इनका टोटल रेवेन्यू 2022-23 में 15.6% यूएसए की वजह से आ रहा है। जब पैसा ही नहीं आएगा तो कहाँ से कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, कहाँ से कुछ होगा। इन्वायरमेंट पे डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। जब यूएस इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान में एक चैनल फंड बनाया गया था मल्टीलेटरल बायलेटरल इंस्टीट्यूशंस के लिए कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को मदद करेंगे, तो जब यूएसए ही छोड़ देगा तो क्लाइमेट चैलेंजेस को तो स्क्रैप ही कर दिया फिर आपने। आप बिल्कुल ही कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की कोशिश की जा रही है। यूएसए इस बात को मान ही कहा रहा है अभी, तो आप मदद ही नहीं कर पाओगे। भाई कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि आपने अभी तक कार्बन इमिशन बहुत फैलाया है, अब आप फंडिंग करिए, टेक्नोलॉजी की हेल्प करिए, पैसा लेकर जाइए डेवलपिंग नेशंस के पास ताकि वो भी कार्बन इमिशंस अपना कर पाएँ। उनसे क्यों इतनी उम्मीद की जाए कि वही सब कुछ करें, वही कार्बन इमिशंस को इमीडिएटली रोकने की कोशिश करें। आप तो करके ख़राब कर चुके हो एनवायरनमेंट को, तो आप सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। फिर ग्लोबल ट्रेड एंड सप्लाई चेन पे बहुत असर पड़ेगा। अमेरिका का फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी यानी टैरिफ्स को यूज़ करना पोटेंशियल इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करने से पूरे ही, आप समझते हो ना, ये कहावत बड़ी सही है गाइस कि यूएसए को अगर छींक आएगी तो पूरी इकॉनमी को कोल्ड हो जाएगा और इससे पूरे डिस्टर्ब होगा सप्लाई चेन ग्लोबली। फिर ट्रेड फ्लो अनसर्टेन हो जाएंगे, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लो होगा, स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगी, डब्ल्यूटीओ के रूल्स को कोई मानेगा नहीं, सब डिसरिगार्ड करेंगे। फिर ग्लोबल साउथ की कंट्री जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, जहाँ वो सारे हर वक्त वो रिलाय करती हैं मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस पर, फिर वहाँ पे कैसे उनके साथ फेयरनेस जस्टिस होगा। यूएस की एजेंसी है फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, वो फंड करती है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, जैसे तांजानिया में लगाया फंड कट्स किए वहाँ पर, तो वहाँ पर फंड कट करने से उनकी प्रोडक्टिविटी गिर गई। आप सोचो कितना असर पड़ेगा ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ पर। इंडिया और यूएस के कोऑपरेशन पे क्या असर पड़ेगा आपको पता होगा। अभी रिसेंट विजिट था, जैसे ही इलेक्शंस वगैरह दिल्ली के ख़त्म हुए तो मोदी जी गए थे वहाँ पर, यूएसए गए थे, आपने देखा ही होगा पूरी मीट्स को इस बारी। तो पॉजिटिव देखा जाए अगर यूएस और इंडिया का कोऑपरेशन, तो ट्रेड प्रमोशन तो है। इंडिया कैन बी एन ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन। यूएस और चाइना का ट्रेड टेंशन चलता रहता है, तो हम आईटी सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स में हम इनका ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बन सकते हैं। यूएस का डिपार्टमेंट जो है कॉमर्स ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी ने 3 इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस को रिमूव किया है, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाए हैं। फिर इंडो पैसिफिक की बात है, तो यहाँ पर हमें मदद मिल जाएगी ना, ट्रेड प्रमोशन हम इन सेक्टर्स में कर पाएंगे। इंडो पैसिफिक की बात करें तो पाइवट टू एशिया स्ट्रैटेजी, यूएस ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इंडिया के साथ बनाने की कोशिश कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान आपका यूएसए, ताकि हम चाइना के जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को हम दोनों चाहते हैं ख़त्म करना। भाई क्वाड क्यों बनाया गया, क्वाड की 4 कंट्रीज़ के नाम बताइए आप कमेंट सेक्शन में। इंडिया का जो मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये सब क्यों बनाया जा रहा है, ताकि चाइना के जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को कम किया जाए। टेक्नोलॉजिकली अगर देखा जाए तो नॉलेज शेयरिंग है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र है, तो इससे यूएस इंडिया के इनिशिएटिव क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में बढ़ेंगे, तो इससे हमारा और अच्छा होगा, दोनों का भला होगा। लेकिन नेगेटिव भी है, अच्छा खासा ट्रेड कंपटीशन है, इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं, हाईएस्ट ऑफ कंपटीशन उनको थर्ड मार्केट में झेलना पड़ता है। चाइनीज़ गुड डाइवर्टेड एंड रीडायरेक्टेड ड्यू टू यूएस टैरिफ्स। और इंडिया का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है उसको चाइनीज़ गुड्स के आगे बहुत ज़्यादा घुटने टेकने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन साउथ ईस्ट एशिया में हमें फेस करना पड़ता है। तो ट्रेड कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद टैरिफ ऑन इंडियन ट्रेड। अब आप सोचो, यूएसए ने क्रिटिसाइज़ किया इंडिया का जो ट्रेड पॉलिसी है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हार्ले डेविडसन की मोटरसाइकिल पर हम बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं जब भी हमसे इंपोर्ट की जाती है तो, और हाई टैरिफ लगाते हैं हम इंडियन एक्सपोर्ट्स पर। स्टील है और आपका क्या नाम है, ऑटोमोबाइल्स वगैरह है, बहुत पैसा यहाँ भी यूएसए का जाता है। तो यूएसए के साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है $45.7 बिलियन का।
तो यूएसए को लगा भाई ये क्या कर रहे हो, चलो ठीक है दोस्ती हमारी एक तरफ, लेकिन ट्रेड में तो तुम हमारे साथ गड़बड़ी करते हो ना, इतना कौन लेता है पैसा। फिर इमाइग्रेशन पॉलिसी, टाइटर इमाइग्रेशन पॉलिसी है, H1B वीज़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, बर्थ बैनिंग कर दी है, इसकी बर्थ राइट सिटीजनशिप बैन कर दिया गया है। इससे जो इंडिया का जो टेक वर्कर है या डायस्पोरा है उसको बहुत दर्द हुआ। 70% सोचो आप वर्कर्स को हर साल H1B वीज़ा से वो इनका काम चल रहा था। H1B वीज़ा ना एक तरह का टेम्प्रेरी नॉन माइग्रेंट वीज़ा प्रोग्राम होता है जिसमें फॉरेन वर्कर्स को अलाउ किया जाता है कि वो स्पेशलाइज फील्ड टेक्नोलॉजी फाइनेंस वगैरह में काम कर सकते हैं। तो इट इज़ अलॉटेड थ्रू कंप्यूटराइज लॉटरी या विद अ कैप और नंबर ऑफ वीज़ास के अकॉर्डिंग दिया जाता था। अब वो भी बंद हो गया क्योंकि यूएसए का पुश पता है क्या है, सारा का सारा प्रोडक्शन जो है वो पॉलिसी ऑफ बाय अमेरिकन में इम्पैक्ट इंडियन एक्सपोर्ट ऑल्सो। मेक इन इंडिया हमारा वैसे ही PLI सिम सारी हमारी फेल हो जाएगी जब बार बार वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी बोल रहे हैं। वो ये बार बार फोकस करेंगे ना कि अपने नागरिकों को बोलेंगे कि भाई आप हमारा अपना घर का सामान खरीदो, तो वहाँ हमारा काम खराब होगा। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप इंडिया को बहुत ज़रूरी है कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ को झेलते हुए फिनेंशियल रीअलाइनमेंट कैसे करनी है, इमर्जिंग ब्लॉक्स कौन से, उस पर ध्यान रखें। इंडियन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका ना बायलैटरल ट्रेड अच्छा हो, हमारे एक्सपोर्ट मार्केट को आप डाइवर्सिफाई कर दो, कुछ और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के साथ कुछ रिफॉर्म्स लेकर आओ। तो इंडिया की जो इकोनॉमिक सक्सेस ना डिपेंड इस बात पे करती है कि हम ना कंट्रीज़ के साथ आपस में कैसे कोलैबोरेट करते हैं और अपनी ऑटोनॉमी का भी क्या से ध्यान रखते हैं। ऐसे ही हम रैपिड वर्ल्डली चेंज में विश्व गुरु बन पाएंगे अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में रख लें कि कोलैबोरेशन बड़ा बैलेंस्ड हो, ऑटोनॉमी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें तो हम विश्व गुरु ज़रूर बनेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जिसका नाम है मिनीलेटरलिज्म एंड मल्टीलेटरलिज्म पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूज़ में क्यों था समझते हैं। रिसेंट अडॉप्शन हुआ है साइबर क्राइम ट्रीटी बाय UN जनरल असेंबली और ये नॉट ओनली अ ब्रेक थ्रू फॉर फ्रैक्चर्ड साइबर गवर्नेंस सिस्टम बल्कि मेजर विक्ट्री है मल्टीलेटरलिज्म की, समझते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने साइबर क्राइम ट्रीटी को अडॉप्ट करा है, लेकिन ये कोई ब्रेक थ्रू नहीं है, फ्रैक्चर्ड साइबर है ना, बल्कि ये मेजर विक्ट्री है आप समझो मल्टीलेटरलिज्म की ओर। कैसे है समझते हैं। UN साइबर क्राइम जो ट्रीटी है या मल्टीलेटरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो शुरू हो गया है अभी कि कोई भी बाईपोलर यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, मल्टीलेटरल तरीके से सब चीज़ों को खेला जाएगा। यानी रिसेंट टाइम में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप देखो नेशनलिज्म राइज कर रहा है, पॉपुलिज्म, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ग्रेट पावर कॉम्पिटिशन है, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का फॉल हो रहा है, मल्टीलेटरलिज्म बढ़ रहा है। आप देखो पूरी दुनिया में ना लोग मोबाइल पे बैठे हैं, है ना, यानी इंटरनेट का एक्सेस बहुत ज़्यादा है, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा राइज हो गए हैं। मतलब अब तो यार किसी का फ़ोन भी आता है ना किसी अलग नंबर से, सेव नंबर नहीं है तो उठाती ही नहीं हो, इतना डर लगता है साइबर क्राइम से। कोई भी ईमेल अगर आपके पास आ रही है तो उसको ऐसे ही मत खोल लेना, बहुत खतरा है आजकल। फिर इनएडुकेसी है लिबरल इंस्टीट्यूशंस में, ब्रोकन इंटरनेशनल डायलॉग्स बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गए हैं। आप सोचो ना अभी तक वॉर्स कहाँ कंप्लीट हो पाई हैं, यूक्रेन रशिया की चाहे चल रही हो, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर इससे ना मल्टीलेटरलिज्म को बहुत धक्का पहुँचता है। तो इन सभी फैक्टर्स के लिए जो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजिक अलाइंसेस ली जा रही हैं विद मिनीलेटरलिज्म इन्वॉल्विंग स्मॉल ग्रुप ऑफ नेशंस की वो ना कोलैबोरेट करें, म्यूचुअल गोल्स बनाएं। तो UN साइबर क्राइम ट्रीटी उसके लिए बहुत ज़रूरी थी, एक बहुत बड़ी जीत है समझो आप, क्योंकि इससे कलेक्टिव एफर्ट लगेगा, हम सभी मिल के साइबर क्राइम से उसका सामना करेंगे ग्लोबल एंड इंटरकनेक्टेड वे में। अब हम दोनों टर्म्स का ना मतलब समझते हैं, मल्टीलेटरलिज्म एंड मिनीलेटरलिज्म होता क्या है। मल्टीलेटरलिज्म का मतलब है ये बाईलेटरलिज्म यूनिलेटरलिज्म के अपोजिट होता है, यानी यहाँ पे 3 और 3 से ज़्यादा लोग होंगे, कॉमन इशू पे बात करेंगे, नॉर्म्स बनाएंगे, शेयर्ड वैल्यूज़ पे काम करेंगे। ये वर्ल्ड वॉर के 2 के टाइम पे जब 1939 से लेकर 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी ना, उस समय पे ये शुरू किया गया था। फिर चाहे वो IMF रहा हो, वर्ल्ड बैंक रहा हो, वो इसी के नतीजे थे कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस तैयार हुए। मिनीलेटरलिज्म एक इनफॉर्मल फ्लेक्सिबल वॉलंटरी फ्रेमवर्क है, शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, रेलिवेंट कैपेबिलिटीज़ हैं, अलाउ करता है नेशन को कि क्रिटिकल इशूज़ में वो कोलैबोरेट कर पाए। तो ये कोई नया आइडिया नहीं है, काफ़ी समय 1945 के टाइम से आने लग गया था। इसमें मेजर पावर्स को डिस्गाइज किया जाता है, लेड टू क्रिएशन ऑफ मल्टीलेटरल। कोई ना लोगों ने मिनीलेटरलिज्म को काटा मारा, बड़े सारी जो मेजर पावर्स, उन्होंने कहा ये क्या बात है भाई, मिलजुल के सब बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करो। गार्ड जो था वो मिनीलेटरल नेगोशिएशन से ही बना था। फिर बाद में आपको पता है इसको हमने WTO कैसे बनाया 1995 के अंदर। तो ये मिनीलेटरलिज्म में बोलता है कि देखो बड़ा कॉमन सा फ़र्क है। देखो यहाँ पे 3 से 4 लोग होंगे, लेसर पार्टिसिपेंट होते हैं मिनीलेटरलिज्म में। मल्टीलेटरलिज्म में मल्टीपल कंट्रीज होती हैं।
यहाँ एडॉक अरेंजमेंट है, यहाँ फॉर्मल अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे स्पेसिफिक थ्रेट को एड्रेस किया जाता है, यहाँ ब्रॉडर ग्लोबल इशू को एड्रेस किया जाता है। यहाँ क्रिटिकल मास नंबर होते हैं, यहाँ पे ब्रॉड एंड इंक्लूसिव अप्रोच को ज़्यादा अपनाया जाता है मल्टीलेटरलिज्म के अंदर। ये डिफरेंस ज़रूर याद कर लेना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि और एग्जाम्पल के तौर पर मिनीलेटरलिज्म का RCEP है, WTO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये सब मल्टीलेटरलिज्म है। क्वाड है, UAE है, फ्रांस, ये सब RCEP सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हैं ये मिनीलेटरलिज्म का पार्ट माने जाते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि हम मिनीलेटरलिज्म से शिफ्ट होते होते मल्टीलेटरलिज्म की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? उसका क्या कारण है? क्योंकि बहुत ज़्यादा मल्टीपोलैरिटी हो रही है। चाइना का राइज है, रशिया अगेन चैलेंज करता है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को अंडर USA लीडरशिप। समझ रहे हो, बहुत कंट्रीज पावरफुल होती जा रही हैं। स्ट्रैटेजिक अलायंस है, आप सोचो ना कितने सारे इशू स्पेसिफिक पार्टनरशिप है। क्वाड है, इंडिया जापान का USA बायलैटरल ग्रुप है। डिफेंस को, सिक्योरिटी को बढ़ाने की बात की जा रही है। फिर उसके बाद आपका इजी रेगुलेशन है, इनफॉर्मल मैकेनिज्म जो बेसिकली होता है ना, शिफ्ट हमारा मिनीलेटरलिज्म को लेकर क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, मिनीलेटरलिज्म पे इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि बेसल कमिटीज़ हैं, ये सारी की सारी हम चाहते हैं कि जितनी भी बॉटम अप अप्रोच के साथ ही हम मिनीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि देखो, मिनीलेटरलिज्म में डिसीजन मेकिंग जो होती है ना, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर पे चलेंगी, डिले हो सकते हैं डिसीजंस, लेकिन मिनीलेटरलिज्म पे बहुत ही क्विकली काम होता है। पार्टनरशिप फॉर द फ्यूचर, I2U2, यहाँ बहुत क्विकली काम होगा। स्टेग्नेशन है रिफॉर्म्स में क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रेजेंट रियलिटी डिपिक्ट नहीं की जाती है। परसीव्ड फेलियर ऑफ मल्टीलेटरलिज्म का बहुत फेलियर हुआ है। आप COP29 देखो, अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना, COP29 एनवायरनमेंट की सबसे फेलियर ट्रीटी रही है। कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर काटा मार दिया उस ट्रीटी पे सबने, ये कुछ नहीं हुआ वहाँ पर जाके। तो चैलेंजेस क्या है मिनीलेटरलिज्म का? अच्छा, क्वेश्चन ये है, COP29 UNFCCC की कहाँ पे हुई थी, किस कंट्री में हुई थी, नाम बताइए कमेंट सेक्शन पे। मिनीलेटरलिज्म को लेके हालांकि हम कह रहे तो रहे हैं कि बहुत इजी रेगुलेशन है, डिसीजन अच्छे से हो जाते हैं, है ना, एक अच्छे से एक स्ट्रैटेजिक अलायंस हो जाती है, एलोकेशन हो जाता है, ग्लोबल कोऑपरेशन बढ़ता है, लेकिन चैलेंज है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। लीडरशिप चेंज हो गई, फिर क्या करोगे? फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी बदल जाएंगी। फिर नॉन बाइंडिंग है। मिनीलेटरलिज्म बहुत ज़्यादा ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज़्यादा फेल करने, वीकन करने की कोशिश करती हैं। तो कह रहा है कि देखो जी, मिनीलेटरलिज्म बहुत अच्छी बात है, करो आप, लेकिन इन दोनों का साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी है कि मिनीलेटरलिज्म करो लेकिन मल्टीलेटरलिज्म को आप त्याग मत दो। तो मिनीलेटरलिज्म एक बिल्डिंग ब्लॉक है बेसिकली मल्टीलेटरलिज्म का। इट कुड सप्लीमेंट द इनएडिक्वेसी ऑफ एग्जिस्टिंग मल्टीलेटरलिज्म विदाउट डीलेजिटिमाइजिंग इट। तो हमें क्या करना है? मिनीलेटरलिज्म को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत करनी है। बहुत कंक्रीट रिजल्ट अगर हमें चाहिए तो हमें मिनीलेटरलिज्म को स्ट्रेंथ करते करते ही हमें मल्टीलेटरल लेवल पर भी डायलॉग करना पड़ेगा। स्ट्रीमलाइनिंग नेगोशिएशन की बहुत ज़रूरत है। कुछ बहुत बड़े मुद्दे हैं, कंट्रीज़ मिलके मिनीलेटरल पॉलिटिकल डायलॉग के साथ सुलझाएं, लेकिन मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म को भी छोड़े ना। यानी जैसे EU है या ASEAN है ना, ये सब अराइव हुए थे इनफॉर्मल कंसेंसस पर, लेकिन आज फॉर्मल कंसेंसस की बहुत पॉसिबिलिटी बन गई इनकी। पेरिस नेगोशिएशन मल्टीलेटरल आपका है, इसको भी आप छोड़ने की कोशिश मत करो, वरना कैसे कार्बन इमिशन कम करोगे? SDG गोल 2030 को भी भूलना नहीं है, और उसको अचीव करने के लिए हमें मल्टीलेटरलिज्म के रास्ते पे चलना ही पड़ेगा। गैप्स को बहुत ज़रूरत है फिल करने की। ग्लोबल चैलेंज जैसे क्लाइमेट चेंज है, टेररिज्म है, इसको दूर करने की ज़रूरत है। मल्टीलेटरल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो लीगली बाइंडिंग ट्रीटीज़ पे जो चल रही हैं उसको भी बहुत ज़्यादा तवज्जो प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। तो मिनीलेटरलिज्म को देखो, हम रिप्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मिनीलेटरलिज्म और मल्टीलेटरलिज्म को सप्लीमेंट के तौर पे भी चलाया जा सकता है ताकि हमारी डिप्लोमेसी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और कोऑपरेशन बहुत बढ़ जाए। जैसे कोई भी क्लाइमेट एक्शन लेना है, मिनीलेटरलिज्म एक इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है सब नेशनल नॉन गवर्नमेंट एक्टर्स के साथ बात करने का, और इसी से ही देखो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को सुलझाने के लिए ना इनोवेटिव सोल्यूशन चाहिए। 2-3 कंट्रीज नहीं कर पाएंगी, समझ रहे हो? मिनीलेटरल प्लेटफॉर्म से इतना नहीं हो पाएगा। मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म को सप्लीमेंट मानते हुए काम चलाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ठीक है। मूव टू दी नेक्स्ट, आपका जो इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है वो है रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन क्लाइमेट नेगोशिएशन, ठीक है। रिसेंटली COP29 हुआ, UNFCCC बाकू अजरबैजान। देखो आई गया, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ही था, और बाकू अजरबैजान में COP29 हुई, जो हमने बताया फेलियर था। बहुत ज़्यादा इशू थे वहाँ पर। क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ खूब लड़ी। फिर उन्होंने कहा भाई मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन करते ही क्या है, क्या कर रहे हैं ग्लोबल कॉमन गुड के लिए, क्या बोल रहे हैं, वो भी कुछ नहीं पता चला। तो रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस या क्लाइमेट नेगोशिएशंस में क्या फ़र्क पड़ता है? देखो, किसी भी एक इंस्टीट्यूशंस का क्लाइमेट नेगोशिएशन पर क्या एडवांसमेंट होती है? सबसे बड़ी बात लेजिटिमेसी एंड क्रेडिबिलिटी।
कोई भी हम इंस्टीट्यूशन पे मिलते हैं तो उससे स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होता है, वहाँ पे सारे मेंबर्स मिलते हैं, एक बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस होती हैं, वो आपको करनी होती हैं, इससे ट्रस्ट बिल्डअप होता है। वेल डिज़ाइन स्ट्रक्चर क्योंकि होगा, ट्रांसपेरेंसी नज़र आएगी, आइडियोलॉजिकल बैलेंस होंगे, तो सब मिलके बैठेंगे, उस पर बात करेंगे। फिर एड्रेस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे क्लाइमेट करप्शन को। यानी इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, एनवायरनमेंट क्राइम्स को कर्ब करने के लिए इलीगल लॉगिंग और अनरेगुलेटेड कोल बर्निंग डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जिससे अगेन ग्रीन हाउस गैस इमिशन बढ़ा रहे हो। तो ये इंस्टीट्यूशंस ही होते हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ को क्रॉस मारते हैं। फिर सपोर्टिंग इम्प्लीमेंटेशन इन ग्लोबल साउथ, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो रूल्स के साथ चल रहे हैं, चाहे फॉर्मल हैं, इनफॉर्मल प्रोसीजर्स हैं, इम्प्लीमेंट करना हो, सस्टेन करना हो, इन्हांस करना हो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन को ग्लोबल साउथ के, तो उसको करने के लिए भी बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की, ग्लोबल साउथ को भी आपको सपोर्ट देने के लिए भी इंस्टीट्यूशंस की मदद करनी बहुत ज़रूरी है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योरिंग, आपका स्ट्रिंजेंट ऑप्शंस रहेंगे, स्टैंडर्ड्स बना पाओगे, आप डोमेस्टिक इंटरेस्ट को बचा पाओगे, क्लाइमेट जस्टिस कर पाओगे वल्नरेबल एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के साथ। इसलिए बहुत ज़रूरी है मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस का होना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरनेशनल अग्रीमेंट में कोई कंसर्न हो, उसका स्कोप वाइड होता है, UNFCCC सारे एग्जाम्पल हैं मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस के। लेकिन चैलेंजेस पता है क्या है इनके, पेरिस अग्रीमेंट हुआ, रूल बुक बन गई, सारी कंट्रीज़ ने कहा कि हम मिटिगेट अडैप्ट पे करेंगे, लेकिन कितना हो पाया, कितना कॉस्ट लगी, क्या कुछ लगा, रिड्यूस कितना हुआ, उस पर कुछ मामला है ही नहीं। अनरिजॉल्व है क्लाइमेट जस्टिस के आज भी वही टॉपिक्स। 2015 से सोचो ना, पेरिस अग्रीमेंट शुरू हुआ था, 2025 आ गया है, और 2023 तक हमें 2030 तक हमें SDG गोल्स को अचीव करना है। अब तक भी हमारे पास कोई शीट नहीं है कि हम कितना अचीव कर पाए हैं, हम कैसे चीज़ों को अचीव करेंगे, कहाँ हमारा लैक है। मेजर कंट्रीज लाइक USA रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज इमिशन, लेकिन कोई रिकॉग्नाइज करता है इस बात को। आपने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में बना दिया, आपने कई सारे एग्रीमेंट कैनकन पेरिस में लिए, लेकिन क्या फ़र्क पड़ा, लेवल तो आज भी मिशंस का बढ़ ही रहा है। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि इफ़ेक्टिव इंस्टीट्यूशन होना ज़रूरी है, यानी मिलीलेटरलिज्म का भी बहुत रोल है, पॉलीसेंट्रिक है, मल्टी लेवल गवर्नेंस सिस्टम की तरह ये काम करते हैं। जैसे देखो CVF है, यानी जो CVF है ना, क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम है ये या G20 क्लाइमेट एनर्जी फ्रेमवर्क है, ये बहुत ज़बरदस्त काम कर सकते हैं ये लार्ज मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस कराने में। इंक्लूसिव मल्टीलिज्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाओ आप, यूथ, वुमेन, इंडिजिनस कम्युनिटी, ताकि बॉटम अप अप्रोच के साथ क्लाइमेट एक्शन लिया जा सके। फिर प्रमोट करने की ज़रूरत है एपिस्टेमिक इंस्टीट्यूशंस को, यानी इंटर गवर्नमेंटल जितने भी आपके क्लाइमेट चेंज के ऑर्गेनाइजेशन हैं वो रिसर्च करें, वो भी साइंटिफिक रिसर्च करें, ताकि बेटर डिसीजन मेकिंग पे पहुँच पाएँ। फिर इक्विटी, ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिविलिटी, ऐसा करना ज़रूरत है हमारी। एक क्लियर इन्फोर्सेबल फ्रेमवर्क क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर करना, लॉस डैमेज कंपनसेशन बनाना, इसी से हमारा ट्रस्ट बढ़ेगा, इसी से हमारी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, और इसी से हमें चल के रस्तों पे काफ़ी ज़्यादा हम जो चाह रहे हैं ना अचीव करना, कार्बन इमिशंस कम हो जाए, SDG गोल्स हमारे फुलफिल हो पाएँ, वो इन्हीं रस्तों से जाकर होगा, जब हमारे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, मिनीलेटरल इंस्टीट्यूशन आपस में सप्लीमेंट की तरह काम करना शुरू करेंगे। दोनों ही चैप्टर्स में देखो हमने आज एक इंटरनेशनल रिलेशंस की कितनी इंपॉर्टेंट बात करी है। तो आपसे मेरा मेंस के रिलेटेड क्वेश्चन है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में क्या रिफॉर्म्स आनी चाहिए, ठीक है, इंडिया क्या प्रपोज करता है, मल्टीलेटरलिज्म के लिए इंडिया का क्या थॉट्स और व्यूज़ हैं, वो आप मुझे क्वेश्चन आंसर में लिख के देंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चैप्टर्स के लिए हम कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।